चीन समेत कई देशों में कोविड का प्रकोप, भारत में भी अलर्ट पर सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर स्वास्थ्य प्रणाली का लिया जायजा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की ट्रैकिंग के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जीनोम सीक्वेंसिंग सिस्टम मजबूत करने पर दिया जोर। राहुल गांधी से भी भारत जोड़ो यात्रा में कोविड से जुड़े दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील। राज्यसभा ने पारित किया एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल। तवांग मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही बाधित। सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष का सदन से वॉकआउट। भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश कर रहे हैं नशीली दवाओं का दुरुपयोग। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीमाओं, बंदरगाहों और हवाई अड्डों से नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने की जरूरत। वित्तीय संकट का कारण बन सकती है निजी क्रिप्टो करेंसी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने क्रिप्टो को बताया सट्टेबाजी का जरिया। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा चुने गए संसदीय दल के नेता। अगली सरकार में होंगे पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के दावेदार। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। मनसुख मांडविया ने कहा कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है और निगरानी तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए। में भारत जोड़ो यात्रा में गए हुए कई लोगों को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। हिमाचल के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी पर भी भारत जोड़ो यात्रा में गए थे, उसके बाद उसमें भी कोविड पॉजिटिव पाया गया और उसको देखते हुए राजस्थान में कोविड ना फैले, इस विषय के लिए आप कुछ कार्यवाही करिए। बैठक के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने बताया कि हर हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय में समीक्षा बैठक होगी और बीच बीच में स्वास्थ्य मंत्रालय जो निर्णय लेगा और उससे लोगों को और राज्य सरकारों को सूचित किया जाएगा। तो हम अपील करेंगे कि प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है। सीनियर सिटीजन्स क्योंकि वल्नरेबल हैं और बीमारी वाले व्यक्ति वल्नरेबल ज्यादा होते हैं, तो ये खासकर उनके लिए अपील है कि अगर आपको प्रिकॉशन डोज नहीं लगी तो लेकिन सभी को प्रिकॉशन डोज जो है वो मैंडेटेड है। इसके अलावा भी जनरल प्रिकॉशंस लेनी है, जो कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात हम करते हैं। देयर इज नो decision with regard to any change in the aviation guidelines as of now. एंटी मैरीटाइम पायरेसी विधेयक 2022 आज राज्यसभा में पारित हो गया। इस तरह समुद्री जल दस्युता रोधी बिल को अब संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से मैरीटाइम एंटी पायरेसी बिल 2019 इस साल 19 दिसंबर को पारित हुआ था। विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही यह कानून का रूप ले लेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों सदनों में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि आईपीसी और सीआरपीसी में समुद्री क्षेत्र में जलदस्युओं से होने वाली समस्या से निपटने के लिए कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए सरकार ये विधेयक लेकर आई। उन्होंने कहा कि अब
गहरे समुद्र में समुद्री डकैती का कृत्य आजीवन कारावास या मृत्युदंड के साथ दंडनीय अपराध होगा। Typically what happens is, in such cases, if there is an extradition issue and the country where death penalty is outlawed seeks from us an assurance that we will not impose death penalty, we will give such an assurance. So what we have done is we have kept the provision. There could be occasions, none of us wants it, there could be occasions where the rarest of rare penalty may be invoked. So we have to make provision for it. But we have given the flexibility to the court, and we have also created both an extradition provision and a reciprocity provision, so that if that is a condition for extradition, we will naturally go with that. लोकसभा में आज सदस्यों ने नशे के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाने का संकल्प पारित किया। संकल्प स्पीकर ओम बिरला की पहल पर पारित किया गया। इसमें युवा पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए सामूहिकता से कार्य करने का संकल्प लिया गया। नशीले पदार्थों की समस्या पर नियम 193 के तहत सदन में चर्चा हुई। 2 दिन चली चर्चा में पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। देश में मादक द्रव्यों के सेवन से उत्पन्न स्थिति पर सदन में 2 दिन से चल रही चर्चा आज संपन्न हुई। सभी पक्षों और सभी दलों के माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विषय पर सार्थक चर्चा और संवाद किया। इस विषय पर पूरे सदन ने गंभीर चिंता जताई है। सरकार ने भी मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या, जो विशेष रूप से युवाओं के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है, उसको सामूहिकता के साथ समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। हमारा देश का युवा समर्थवान है, ऊर्जावान है। उनको ऐसी बुराइयों से बचाना और उनका भविष्य उज्जवल करना देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचित माननीय सदस्यों का दायित्व है। अतः ये सदन संकल्प लेता है कि देश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था के प्रतिनिधि के रूप में माननीय सदस्यगण पूरे देश के अंदर व्यापक जन जागरण अभियान चलाकर युवाओं में देश की बढ़ती समस्या को समाप्त करने के लिए सामूहिकता की भावना से कार्य करेंगे। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए ये सदन एक मत से संकल्प लेता है। धन्यवाद। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के मुद्दे पर केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की प्रतिबद्धता फिर दोहराई। लोकसभा में देश में नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की समस्या पर नियम 193 के तहत हुई चर्चा के जवाब में केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की ड्रग्स के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। उन्होंने कहा कि जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, वे ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस गंदे पैसे की मौजूदगी भी धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है। मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है और जब से सरकार बनी तब से गंभीरता पूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों की एनसीबी पूरे देश में जांच कर सकती है। उन्होंने कहा कि यदि अंतर्राज्यीय जांच की आवश्यकता है तो एनसीबी के साथ साथ एनआईए प्रत्येक राज्य की मदद के लिए तैयार है। इस तरह के मामले यदि जांच से बाहर की जानी है तो एनआईए इस काम में राज्यों को मदद करेगा। एनसीबी और एनआईए दो ऐसी एजेंसियां हैं जो एनसीबी पूरे देश भर में जांच कर सकती है और एनआईए विदेश में जाकर भी जांच कर सकती है।
इसीलिए जब एनआईए का कानून हम लेकर आए तब उसमें ड्रग के कारोबार को हमने डाल दिया था। और मान्यवर, मैंने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विनती किया था कि अगर आपके राज्य में कोई ऐसा केस है जिसके टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप इन्वेस्टिगेशन करते वक्त राज्य की सीमाएं लांघनी पड़ती है, तो आप निसंकोच एनसीबी की मदद ले सकते हैं। एनसीबी हरेक राज्य को मदद करने के लिए तैयार है और कटिबद्ध है। दिल्ली में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज करीब 3000 किलोग्राम ड्रग्स जलाई गई। इसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई। इस ड्रग्स को दिल्ली पुलिस ने पिछले कुछ साल में बरामद किया है। ड्रग्स को आज दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की मौजूदगी में नष्ट किया गया। ये वो ड्रग्स है जो कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने और क्राइम ब्रांच ने, पुलिस थानों ने पिछले कुछ साल में बरामद की है। ड्रग्स का ये डिस्पोजल बाहरी दिल्ली के निलोठी में किया गया। दिल्ली पुलिस पिछले कई सालों से ड्रग माफिया पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और इस दौरान उन्होंने जो भी ड्रग सीज करी वो उन्होंने न केवल उनको अंतिम अंजाम तक पहुंचाया बल्कि 2015 से 2022 तक की जो ड्रग्स है जिस पर कानून ने भी अपना फैसला सुना दिया, उनको आज निलोठी में यहां पर डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। 11 प्रकार की ड्रग्स है, आप देख सकते हैं किस तरह की ये ड्रग्स है। इसको स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पुलिस है या डीसीपीज हैं उन्होंने इसको जिस तरह से डिटेन किया और उसके बाद इनको कोर्ट में लेकर के गए। उसके बाद जिनका जो फैसला आया, आप तमाम एफआईआर देख सकते हैं, इसमें लिखी हुई है कि 2021 का ये मामला है, इन पर ये एफआईआर भी लॉज है और ये किस तरह की हीरोइन है और किस तरह के ड्रग्स हैं, इनको इन बोरों में यहां पर लेकर के आया गया। निलोठी का प्लांट है जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर दोनों ने मिल करके संयुक्त रूप से आज इसको यहां पर डिस्पोज ऑफ कर दिया। सीधा सीधा मैसेज है ड्रग्स माफिया के खिलाफ कि उनकी इस तरह की कोई भी कैंपेन को आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। उनकी ड्रग्स की लेकर के जो तस्करी है ड्रग्स की उसको रोका जाएगा और राजधानी दिल्ली में इसको बिल्कुल भी आने नहीं दिया जाएगा। लगातार दिल्ली पुलिस विभिन्न विभागों के जरिए उन पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है और इसका आप एक एग्जाम्पल यहां देख सकते हैं कि किस तरह से इस चिमनी के अंदर उसे जला करके करोड़ों की ये हीरोइन है। 30 टन इसकी जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है वो है और 1500 करोड़ रुपए की इसकी लागत आंकी जा रही है। यानी 1500 करोड़ रुपए के ड्रग्स को इस तरह से यहां पर डिस्पोज ऑफ करके सीधा मैसेज है दिल्ली पुलिस का कि किसी भी तरह की ड्रग्स की जो तस्करी है उसको यहां पर इसी तरह अंजाम दिया जाएगा अगर वो दिल्ली पुलिस के हाथ लगती है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता में आज कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हमारी वीर सेना अपना शौर्य दिखाती है तो भारत का हर नागरिक गौरवान्वित होता है। उस वक्त राहुल गांधी का प्रयास होता है कि किस प्रकार सेना का मनोबल तोड़ा जाए, लेकिन वे तोड़ नहीं पाते क्योंकि सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा है। गौरव भाटिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई है और सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया है। हाल ही में हमने देखा कि कैसे चीन के करीब 300 सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया गया और यह हमारी सेना की ताकत का प्रमाण है। चाहे डोकलाम हो, चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, एक बदलाव आया है नीति में। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को खुली छूट दी गई है। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है बॉर्डर पर उसको बेहतर बनाया गया और इसी वजह से हमने देखा कैसे चीन के करीब 300 सैनिक पीछे खदेड़ दिए गए। ये ताकत है हमारी सेना की। लेकिन संसद के पटल पर एक विपक्ष की पार्टी अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं समझती। राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा चर्चा आप चाहते नहीं, संसद के नियम का पालन हम करेंगे नहीं और केवल शोर मचाएंगे। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के सेना वाले बयान पर कहा कि हर भारतीय को तो भारतीय सेना पर गर्व है, लेकिन राहुल गांधी जी कहते हैं कि सेना पिट गई और उनका समर्थन मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी करते हैं। इसका मतलब है कि खड़गे जी अध्यक्ष तो बन गए हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार के पास है। चाहे गलवान की बात करें, चाहे तवांग की बात करें, जिस वीरता का परिचय भारतीय सेना ने दिया है
हर भारतीय को तो सेना पर गर्व है, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि वो पिट गई है और उसका समर्थन खड़गे जी भी करते हैं, जो ये साबित कर देता है कि खड़गे जी अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन रिमोट कंट्रोल अभी भी गांधी परिवार के पास ही है। गौरव भाटिया ने कहा कि देश में कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रही है। सरकार ये उम्मीद करती है कि विपक्ष भी जिम्मेदार होगा। बात जिम्मेदारी की हो रही है, चाहे चीन का मुद्दा हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा में कोविड के मामले ना बढ़ जाए उसका हो। ऐसे कई देश हैं जहां पे फिर से कोविड का खतरा बढ़ रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए, ये वो पार्टी है कांग्रेस जो कोविड को मोविड बुलाती है। तो आज मैं इतना ही कहूंगा, राहुल जी, बी राहुल नॉट रोविड। तो आप तो सत्ता का सुख भोगने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बनाए तो क्या यह चिंताजनक नहीं है? आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि निजी क्रिप्टो करेंसी से वित्तीय संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने क्रिप्टो को सट्टेबाजी का जरिया भी करार दिया। आरबीआई गवर्नर बीते कई महीनों से क्रिप्टो करेंसी से लगातार आगाह कर रहे हैं। एक समिट को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्तीय स्थिरता के लिए क्रिप्टो करेंसी बेहद खतरनाक है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के वैल्यूएशन का कोई आधार नहीं है और यह पूरी तरह अनुमान पर आधारित है। The origin, the cryptocurrencies, the private cryptocurrencies owe their origin to bypass the system, to break the system. They don't believe in the central bank currency. They don't believe in the regulated financial world. They want to bypass and beat the system. They have absolutely no underlying. And not only that, I am yet to hear any credible argument about what public good or what public purpose it serves. There is still no clarity about it. And third, as I have said, it's 100% speculative activity, and I would still hold the view that it should be prohibited. खबरें अभी और भी है, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। समयोचित उपाय न किए जाएं तो शीतलहर से फसलों की तबाही और नुकसान हो सकता है। अत्यधिक ठंड और घने कोहरे की वजह से फसलों पर कीटों का हमला, फंगल रोग, शीत घाव और झुलसा रोग हो सकते हैं। मौसम विभाग की अग्रिम चेतावनी और कृषि परामर्श सेवा आपकी फसलों की सुरक्षा योजना बनाने में मददगार हैं। शीतलहर के दौरान सिंचाई हल्की रखें और खेत को गर्म रखने के लिए रात भर धुआं बनाएं। निम्न सुरंग तकनीक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। पॉलिथीन शीट ढक कर पौधों को ठंडी हवा से बचाएं। शीट पौधों को छूनी नहीं चाहिए। ढकने से पहले मिट्टी को गीला करने से श्रेष्ठ संरक्षण मिलेगा। दिन के समय पर्याप्त धूप मिले और मिट्टी को गर्म रखने के लिए खेतों को जंगली घास मुक्त रखें। अधिक सहायता के लिए किसान कॉल सेंटर का संपर्क करें और अपने स्मार्टफोन पर मेघदूत ऐप डाउनलोड करें। सतर्क रहें, फसलों को सुरक्षित रखें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिल्ली के प्रगति मैदान में कल से दिल्ली पुस्तक मेला शुरू हो रहा है। मेले में इस बार 100 से ज्यादा प्रकाशकों की पुस्तकें देखी जा सकेंगी। पुस्तक प्रेमियों के लिए मेले में प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। और क्या खास रहेगा इस पुस्तक मेले में, जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने।
गुरुवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में 26वां दिल्ली पुस्तक मेला आरंभ हो रहा है। किस तरह की तैयारियां हैं और क्या खासियत रहेगी इस पुस्तक मेले की, इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ITPO के जनसंपर्क अधिकारी विवेकानंद विवेक। इस फेयर में जो कि 22 तारीख से 26 तारीख तक दिसंबर में लगाया जा रहा है, 100 से ज़्यादा प्रकाशक यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे और बुक फेयर के साथ साथ आपको स्टेशनरी फेयर को भी देखने का मौका मिलेगा। क्या क्या मुख्य आयोजन होंगे इस 22 से 26 दिसंबर के दौरान? बहुत सारे बुक रिलीज फंक्शंस होंगे, सेमिनार्स होंगे, इसके अलावा कुछ मैजिक शोज वगैरह भी आयोजित है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। और चूंकि छुट्टी का वक्त है, क्रिसमस है, न्यू ईयर का ईव है, बच्चों के स्कूल बंद रहेंगे, तो इस मौसम में आकर बहुत बच्चे, सारे स्टूडेंट्स आकर के जरूर इस बुक फेयर का लाभ उठाएंगे। टिकट की दर क्या रहेगी? जी बिल्कुल, एंट्री तो गेट नंबर 4 और 10 से है। अगर आप मेट्रो से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो उतर करके गेट नंबर 10 से आ सकते हैं एवं गेट नंबर 4 से बहरू रोड पे। एंट्री बिल्कुल मुफ्त है, फ्री एंट्री है, जिससे कि आप बच्चे आकर के, स्टूडेंट्स या पढ़े लिखे जितने लोग हैं अलग अलग फील्ड के, आकर के इस पुस्तक मेले का आप फायदा उठा सकते हैं। तो बिल्कुल फ्री है। और मैं कहूँगा आज के डेट में बच्चे मोबाइल से चिपके रहते हैं, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एडिक्टेड हो गए हैं टेक्नोलॉजी से, तो ये अच्छा मौका है कि आप बच्चे को लाएं और बताएं कि बुक फेयर में क्या क्या होता है। अपने आंखों से देखेंगे, अलग अलग किताबों को वो देखेंगे और खरीदेंगे। कुछ लेखक वगैरह भी आएंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। बड़ा अच्छा रहेगा बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास करके अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आप भी अपना मन बना रहे हैं दिल्ली पुस्तक मेले को देखने का, तो इस मेले में जरूर आएं, क्योंकि इस पुस्तक मेले में करीब 100 से ज़्यादा प्रकाशक हिस्सा लेने जा रहे हैं। यहाँ आपको नई नई किताबें, नए नए लेखक और आप जैसे बहुत से पाठक यहाँ देखने को मिलेंगे। कैमरामैन CK अशोक और विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। बहादुर देवबा को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। शेर बहादुर देवबा ने गगन थापा को 39 मतों के अंतर से हराया। शेर बहादुर देवबा को 64 वोट मिले, जबकि थापा को सिर्फ 25 वोट मिले। इस जीत के साथ शेर बहादुर देवबा अगली सरकार में प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी के उम्मीदवार होंगे। अब उन्हें सरकार बनाने का दावा पेश करना है। इस चुनाव में नेपाली कांग्रेस ने 275 सीटों में 89 सीटें जीती थी और इसके बाद शेर बहादुर देवबा ने इसके लिए अपनी पार्टी का आभार व्यक्त किया है। और भारत और बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला गुरुवार को मीरपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से आगे है और टीम का लक्ष्य दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज जीतने की होगी। वहीं बांग्लादेश की कोशिश रहेगी कि अपनी खामियों को दूर कर दूसरे टेस्ट को जीतकर सीरीज को बराबरी पर खत्म करे। बांग्लादेश को पहले टेस्ट में 188 रन से धूल चटाने के बाद अब भारतीय रणबांकुरे मीरपुर टेस्ट में भी अपने इसी प्रदर्शन को दोहराने के लिए बेताब हैं। हालांकि पहले टेस्ट की तरह दूसरे टेस्ट में भी नियमित कप्तान रोहित शर्मा का साथ नहीं मिलेगा। ऐसे में ओपनिंग का दारोमदार कप्तान KL राहुल और शुभमन गिल के ऊपर ही एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। वैसे भारत की नजर सीरीज को क्लीन स्वीप करने पर रहेगी। टीम इंडिया के बल्लेबाज अच्छे फॉर्म में हैं। चेतेश्वर पुजारा और शुभमन गिल ने पिछले मैच में शतक ठोका था। श्रेयस अय्यर और अश्विन ने भी अच्छी बल्लेबाजी की थी। हालांकि KL राहुल फॉर्म में नहीं दिखे थे। गेंदबाजी में स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप यादव और तेजी में मोहम्मद सिराज से एक बार फिर उम्दा प्रदर्शन की उम्मीद रहने वाली है। वैसे भारतीय टीम का बांग्लादेश में टेस्ट रिकॉर्ड बेहद शानदार है। टीम ने अब तक बांग्लादेश में 9 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 7 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। भारतीय टीम की नजर 2010 के प्रदर्शन को भी दोहराने की रहेगी, जब टीम ने 2 टेस्ट की सीरीज को 2-0 से अपने नाम किया था। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो इस टीम ने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में थोड़ा संघर्ष जरूर दिखाया था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से वो काफी नहीं रहा। इस टीम की सबसे बड़ी जरूरत अपनी कंसिस्टेंसी पर काम करने की है, जिससे टीम दूर ही दिख रही है। वैसे अगर टीम को सीरीज बचानी है तो उसे खेल के हर डिपार्टमेंट में खुद को मजबूती के साथ सामने लाना होगा। भारत के लिहाज से ये सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ अगर बांग्लादेश पर क्लीन स्वीप होता है तो यकीनी तौर पर टीम इंडिया को इस बात का फायदा मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज।
आईबीए 2023 महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 15 से 31 मार्च तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। हाल के वर्षों में देश में बॉक्सिंग के क्षेत्र में काफी सुधार देखने को मिला है और बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों जैसी हालिया वैश्विक और मल्टी इवेंट प्रतियोगिताओं में भारत लगातार शीर्ष 5 देशों में शामिल रहा। भारतीय महिलाओं ने अब तक चैंपियनशिप के 12 संस्करणों में 10 स्वर्ण सहित 39 पदक जीते हैं। पिछली बार जब ये प्रतियोगिता 2018 में भारत में आयोजित की गई थी तो इसमें 62 देशों के कुल 277 मुक्केबाजों ने हिस्सा लिया था और भारत ने 4 पदक जीतने में सफलता पाई थी। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।